डेट आज 19 अक्टूबर 2021। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है हेरोन वन। हेरोन वन देखो एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है। अनमैन्ड का मतलब होता है इसे कोई आदमी वगैरह नहीं उड़ाते, जैसे छोटे जहाज हेलीकॉप्टर वगैरह होते हैं तो कुछ ना कुछ चलाता है ना, पायलट होता है उसका एक। लेकिन ये अनमैन्ड होता है, कोई नहीं चलाता। फिर कैसे चलता है? रिमोट से, रिमोट कंट्रोल होता है, ऑटोमेटिक चलता है ये। अभी रिसेंटली न्यूज में है ये। देखो हमारे प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए, जो जीएस पेपर 3 में डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक टॉपिक है उसमें आता है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है यूपीएससी के लिए, सबसे पहले आपको सिलेबस याद होना चाहिए। सिलेबस अगर आपके पास नहीं है तो यूपीएससी की साइट पे जाओ, गूगल पे डालोगे यूपीएससी, उसकी साइट आ जाएगी upsc.gov.in। उस पर जाके सिलेबस डाउनलोड करो। मेंस का भी प्री का भी, दोनों का लगभग सेम ही है। मेंस में थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है आपका एथिक्स वगैरह और वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह, बस इतना ही डिफरेंस है और ज़्यादा कुछ नहीं है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह ये प्रीलिम में भी आता है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है बस। तो आप जीएस पेपर 1 मेंस का, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 सबका सिलेबस डाउनलोड करो। और वो आपको देखो उंगलियों पर रटा होना चाहिए। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ो या कहीं से कोई भी करंट अफेयर देख रहे हो तो आप खुद रिलेट कर सको कि ये कौन से पेपर में आएगा। उसी हिसाब से देखो 4 रजिस्टर बना लो अपने, 4 रजिस्टर बना लो। उसमें पेपर जीएस 1, पेपर जीएस 2 और पेपर जीएस 3, पेपर जीएस 4, ये चारों के अलग अलग रजिस्टर होने चाहिए आपके, नोटबुक होनी चाहिए। उसमें क्या है, जब भी कोई करंट अफेयर का टॉपिक आए तो वो नोट करो। और दूसरी बात एक ये, पिछले 10 ईयर के आप क्वेश्चन पेपर जरूर देखो, प्रीलिम के भी और मेंस के भी। अगर आपको 2022 में प्रीलिम देना तो प्रीलिम्स के भी देखो, और अगर मेंस देना है आपका मेंस है तो मेंस के देखो। और सिलेबस के हिसाब से देखो, सिलेबस आपको रटा होना चाहिए। सिलेबस से बाहर यूपीएससी कभी नहीं पूछता है मेंस में, तो आप ये देख लेना उठा के। जैसे अगर हंगर दिया है तो हंगर से देखो हर साल लगभग एक क्वेश्चन रहता है हंगर से, या हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जरूर रहता है क्वेश्चन। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिलेबस से ही दिए होते हैं, लेकिन आपको करंट में क्या चल रहा है उनके रिगार्डिंग, डेवलपमेंट क्या, वो आपको रिलेट करना है, वो आपको पता होना चाहिए जिससे आप लिख सको। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। देखो ये अभी इसलिए न्यूज में है हेरोन वन नाम का अनमेंड एयर व्हीकल, क्योंकि देखो आर्मी के हाथ में इसका कंट्रोल दे दिया है। आर्मी को हाथ में कंट्रोल दे दिया, अब आर्मी कंट्रोल करेगा। ये ईस्टर्न सेक्टर है जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका और ईस्टर्न सेक्टर, वहाँ पे तैनात रहता है हेरोन वन अनमेंड एरियल व्हीकल। कुछ इस तरह का दिखता है ये। इसके वजह से जो असेट्स हैं, एविएशन असेट्स, वो सारी देखो कंट्रोल में आ जाएंगी। इसकी वजह से चाइनीज जो एक्टिविटी होती है बॉर्डर एरियाज पे, जो हमारा बॉर्डर लगता है चाइना से और इंडिया का, वहाँ पे जो भी एक्टिविटी करता है चाइना, उसके उस पर सर्विलेंस किया जा सकेगा, निगरानी निगरानी की जा सकेगी इसके जरिए, क्योंकि रिमोट कंट्रोल है, यहाँ पे देखा जा सकेगा इसके जरिए। ये कैमरा वगैरह लगे होंगे इसमें। इसकी वजह से जो हमारी ट्रेनिंग वगैरह करते हैं वो ट्रेनिंग में भी प्रैक्टिस वगैरह अच्छे से की जा सकेंगी। और देखो इस तरह के और भी व्हीकल्स हैं, मतलब ऐसे हेलीकॉप्टर वगैरह हैं, जैसे चीता है, एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, एक रुद्र नाम से वेपनाइज्ड, ये भी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। एक हेरोन हमने ऊपर देखा। ये देखो असम में एक जगह है मिसामारी, वहाँ पे एवीएस ब्रिगेड है, वहाँ पे ये ऑपरेट होते हैं। इनसे क्या क्या और फ़ायदे होंगे, अभी जो हेरोन वन नाम का जो आर्मी के कंट्रोल में आ गया है, इससे फ़ायदा ये होगा। देखो एक तो सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे अपग्रेड की जा सकती है सेफ्टी वगैरह। नेक्स्ट ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आर्मी वगैरह की ट्रेनिंग वगैरह होती है उसमें और फ़ायदा मिलेगा। जो मेंटेनेंस और सर्विसिबिलिटी, यहाँ पे जो सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज़ किया जा सकेगा और बेटर मेंटेनेंस किया जा सकेगा। कमांड कंट्रोल के लिए, मान लो कोई ऑपरेशन चल रहा है, आर्मी को कोई कमांड देनी है तो कमांड दी जा सकेगी हेलीकॉप्टर के जरिए। तो इतने सारे फायदे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है चाइना टेस्ट न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल्स। हाइपरसोनिक मिसाइल देखो उस मिसाइल को बोलते हैं जब किसी मिसाइल की स्पीड मैक 5 से ज़्यादा है। मैक 5 का मतलब ये है कि उसकी स्पीड साउंड से, आवाज़ जो है आपकी ध्वनि, हिंदी में ध्वनि बोलते हैं, इंग्लिश में साउंड बोलते हैं। साउंड की स्पीड कितनी होती है, जैसे मान लो आपने आवाज़ दी, किसी को बुला रहे हो आप, मान लो ए आदमी को बुला रहे हो, आपने बोला ए, तो आपके मुंह से जो आवाज़ निकली है वो साउंड की गति क्या है, किस गति से चलती है। जैसे आप बाइक वगैरह चलाते हो, बाइक या साइकिल या कुछ भी चला रहे हो, कार गाड़ियाँ, उसकी एक स्पीड होती है ना, कि मान लो 60 किलोमीटर प्रति घंटे, 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल जाएगी। तो साउंड की स्पीड क्या है आपने पढ़ा होगा, लगभग कितनी है, 332 मीटर पर सेकंड। यानी कि जब आपने मुंह से आवाज़ निकाली 1 सेकंड में 332 मीटर की दूरी तय कर लेगी वो। तो इस तरह जब कोई मिसाइल साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा है, एटलीस्ट 5 गुना ज़्यादा है, तो उसे मैक 5 बोलते हैं, यानी कि वो हो जाएगी हाइपरसोनिक मिसाइल। तो अभी चाइना ने टेस्ट किए। ये हमारे प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस 3 में डिफेंस एंड सिक्योरिटी आता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है।
तो चाइना की मिलिट्री ने देखो ये अभी हाइपरसोनिक कैपेबल न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल अभी ये टेस्ट की है, मतलब इसका एक तरह से वो एक्सपेरिमेंट किया है इस मिसाइल का, न्यूक्लियर वार हेड ले जाने के ये काबिल है। इस तरह का देखो ये व्हीकल्स वगैरह होते हैं हाइपरसोनिक ये व्हीकल्स। अभी देखो यूएस, रसिया और चाइना के पास ही ऐसी टेक्नोलॉजी है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स की डेवलप करने की, और किसी कंट्री के पास नहीं है। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 ही कंट्री हैं जिनके पास है। ये देखो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ये, अगर देखो ये जो हाइपरसोनिक व्हीकल्स होते हैं या मिसाइल्स होती हैं, इनको ना मतलब एक तरह से इनको ट्रैक कर पाना डिफिकल्ट होता है। ट्रैक का मतलब पता लगा पाना कि मिसाइल कहाँ से आ रही है नहीं आ रही। जितने आप पता लगा पाते हैं मान लो किसी से भी, रेडार से या किसी से भी, इतने तो ये आके अपने टारगेट को हिट कर देती है, मार देती है भाई साहब, इतने तो ये ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जो बालिस्टिक मिसाइल्स होती हैं उनको ट्रैक करना आसान होता है, और जो ये हाइपरसोनिक है उनको डिफिकल्ट होता है, क्योंकि देखो ये पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो नहीं करती। पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री बालिस्टिक मिसाइल फॉलो करती हैं। बालिस्टिक मिसाइल जैसे मान लो यहाँ से दागी बालिस्टिक मिसाइल, ये मिसाइल छोड़ी तो ये कुछ इस तरह से जाएगी, इस तरह से आके अपने टारगेट को हिट कर देगी। ये होता है पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री, यानी कि ये बालिस्टिक मिसाइल होती हैं, लेकिन इस तरह से ये नहीं जाती जो हाइपरसोनिक व्हीकल्स या मिसाइल होते हैं। अब चैलेंजेस फॉर यूएसए, अमेरिका के लिए क्या चैलेंज है? अमेरिका के लिए चैलेंज ये है, अमेरिका से भाई साहब हाई फाई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, और देखो चाइना साउथ पोल के ऊपर ये एक तरह से साउथ पोल पे फोकस कर रहा है। साउथ पोल का मतलब है हमारी पृथ्वी है जो, ये अर्थ है, अर्थ का देखो ये नदन पोल है, ये वाला उत्तरी ध्रुव बोलते हैं हिंदी में नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल है दक्षिणी ध्रुव हिंदी में। तो देखो यूएसए तो फोकस कर रहा है नदन पोल पे, और चाइना कर रहा है सदर्न पोल पे। तो चैलेंज दे रहा है, एक तरह से चुनौती दे रहा है यूएसए को चाइना। अब ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती हैं थोड़ा और ब्रीफली समझ लेते हैं। हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं देखो इनकी वेलोसिटी एटलीस्ट 5 टाइम्स ज़्यादा होनी चाहिए साउंड से, जो हमने अभी पढ़ा। और इसकी कितनी है? लगभग 6100 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 6100 किलोमीटर चल लेगी ये मिसाइल, 1 घंटे में इतनी दूरी तय कर लेगी। और खास बात यह है इसे बीच में ही, जैसे मिसाइल छोड़ी बीच में, देखो ये यहाँ से जैसे कंट्रोल होगा, ये कंट्रोल रूम है, यहाँ से छोड़ा तो बीच में इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, मैनोवर कर सकते हैं। मैनोवर का मतलब है एक तरह से कंट्रोल करना, चाल पे कंट्रोल करना, मिड फ्लाइट में कंट्रोल कर सकते हैं इसको। दूसरा क्या है इसमें, एक ये है कि ये जो फ्लाइट का टाइम है उसको तो कट ही कर देगी, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है। और ये देखो कैपेबल है कि न्यूक्लियर वार हेड भी ले जा सकती है या कन्वेंशनल वार हेड ले जा सकती है। न्यूक्लियर वार हेड का मतलब है न्यूक्लियर बम वगैरह, जैसे एटम बम या फिर हाइड्रोजन बम या कोई कन्वेंशनल बम वगैरह मिसाइल वगैरह लेके जा सकते हैं इस व्हीकल्स पे, तो इसके पास पोटेंशियल होगा। तो एक ले जा सकता है, या तो न्यूक्लियर वार हेड ले जा सकता है या केवल कन्वेंशनल वार हेड ले जा सकता है। ये कंट्री कौन कौन सी है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है? वो 3 ही कंट्री हैं जो हमने डिस्कस किए ऊपर, रसिया, यूएसए और चाइना। रसिया के पास बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी है हाइपरसोनिक वीपन्स की। इसकी ने अभी देखो कुछ दिन पहले ही जुलाई में सक्सेसफुली टेस्ट किया था एक मिसाइल को, लगभग एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका नाम है जिरकॉन। ये शिप से लॉन्च की थी हाइपरसोनिक मिसाइल्स। इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 7 टाइम्स, 7 गुना ज़्यादा है। और भी है रसिया के पास एवेंगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और एयर लॉन्च किंजल नाम का, डैगर नाम की मिसाइल्स है रसिया के पास। नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट मूवी शूट इन स्पेस। स्पेस का मतलब आसमान में, अर्थ से ऊपर आप जाओगे स्पेस चल जाता है आसमान, लगभग 640 के अराउंड रहता है आपका एटमॉस्फेयर, वो भी आसमान में ही काउंट होता है लगभग। तो इस स्पेस में पहली मूवी शूट की गई। कैसे शूट की गई? हवा में तैर रहे थे क्या? जो फिल्म की मूवी की शूटिंग हुई, क्या हवा में तैर रहे थे, उड़ रहे थे, या किसी पैरासूट के साथ उड़ रहे थे? पैरासूट के साथ नहीं उड़ रहे थे, वो आईएसएस पे गए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए। देखो केवल ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं हर एक टॉपिक के साथ, देखो कल एक स्टूडेंट ने बोला था ईमेल करके कि ये कौन सा टॉपिक किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने हर कुछ लिखा है कि कौन सा प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और मेंस के किस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 1 2 3 4 5। लेकिन उसके लिए मैंने सबसे पहले बताया था आपको एक तरीका कि आपको सिलेबस याद होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस याद नहीं है ना, तो आपको तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले सिलेबस याद होना चाहिए आपको, तो सिलेबस याद करो प्लीज़ आप। तो ये फर्स्ट मूवी शूट ही है, रसिया ने ये शूट की है। रसिया की एक फिल्म क्रू रिटर्न हुए हैं, अभी 12 दिन के लिए गए थे आईएसएस पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए थे। वहाँ पे 12 दिन इन्होंने मूवी की शूटिंग की और फिर वापस आ गए। जो आईएसएस है इसके बारे में देखो हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट है जो, उसमें जाके आप देखना डिटेल में। शॉर्टकट में मैं बताता हूँ। ये देखो ये है आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये देखो रसिया, यूएस,
बहुत सारी एजेंसी हैं, और कनाडा की एजेंसी है स्पेस एजेंसी, बहुत सारी एजेंसी ने मिलकर ये भेजा था। और ये स्पेस में अर्थ से ऊपर लगभग 400 किलोमीटर ऊपर ये अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यहाँ पे साइंटिस्ट वगैरह, एस्ट्रोनॉट वगैरह जाते हैं रिसर्च वगैरह करने के लिए। अभी रसिया से ये देखो फिल्म मेकर गए, 12 दिन की यहाँ पे शूटिंग की और फिर वापस आ गए। जो ये फिल्म मेकर हैं देखो, यहाँ से इन्होंने लॉन्च की थी ये मूवी, ये बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम, ये एक कंपनी का नाम भी है, कंपनी का नाम भी है, और एक जगह भी है कजाकिस्तान में। ये देखो रसिया आपको पता है सबको कहाँ पे, और ये कजाकिस्तान है इसके पास। कजाकिस्तान में ये जगह है भाई साहब, ये बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम। रसिया ने लीज पे ले रखी है इसको, लीज पे मतलब किराए पे एक तरह से ले लेते हैं, लीज पे ले रखी है। यहाँ से ये मूवी लॉन्च की थी और ISS पे गई है फिल्म को शूट करने के लिए। फिल्म का नाम है द चैलेंज, द चैलेंज फिल्म का नाम है, रसिया की मूवी है जो। ये जो मूवी है किस पे बेस्ड है, एक डॉक्टर है भाई साहब, सर्जियन। सर्जियन कौन होता है, डॉक्टर ही होता है, जो सर्जरी करता है उसे सर्जन बोल देते हैं। तो सर्जियन है, इस ये ठीक करने जाता है। एक एस्ट्रोनॉट है, कॉस्मोनॉट, साइंटिस्ट ही होते हैं जो स्पेस वगैरह के बारे में रिसर्च वगैरह करते रहते हैं। तो ISS पे उसकी सर्जरी करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए जाता है ये उस मूवी में, ये कुछ दिखाया गया उस मूवी में। नेक्स्ट टॉपिक है हेनरिएटा लैक्स, ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हेनरिएटा लैक्स क्या है, ये भाई साहब एक वूमन है, महिला, अफ्रीकन अमेरिकन वूमन है, जो डाइड हो गई थी 70 ईयर्स एगो, मतलब 70 साल पहले इनकी मृत्यु हो गई थी कैंसर की वजह से। सर्वाइकल कैंसर था इन्हें। और पोस्थुमसली, पोस्थुमसली का मतलब होता है मरने के बाद, मरने के बाद इन्हें एक अवार्ड दिया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने, अक्टूबर 13, 2021 को दिया। और ये हैं भाई साहब हेनरिएटा लैक्स, इनका नाम है, ये महिला है। इन्हें अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि देखो इनका जो बायोप्सी सैंपल लिया गया था, बायोप्सी सैंपल का मतलब है इनकी बॉडी से सेल लिए गए, कुछ सेल के टिश्यू वगैरह लिए गए, उनका सैंपल लिया गया, उन पर स्टडी की गई, रिसर्च की गई, और बिना इनकी कंसेंट के लिया गया, इनसे कोई सहमति नहीं ली, बिना इनकी सहमति से टिश्यू लिया गया, सेल्स लिए गए, और ये देखा गया उनके ऊपर जब ब्रेक थ्रू की। तो ये देखो जो कोविड-19 की डिसीज है जो कोरोना वायरस से होती है, इसके मान लो इसकी मेडिसिन वगैरह डेवलप करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये सेल लाइन है, इसकी सेल्स हैं, ह्यूमन सेल्स वगैरह, रिसर्च की है कि ये जो ह्यूमन पापिलोमा वायरस वैक्सीन है उसको डेवलप करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पोलियो की वैक्सीन डेवलप करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, HIV और कैंसर की ड्रग भी इनसे बनाई जा सकती है, इस सेल से, ऐसा कुछ रिसर्च में देखा गया। इसको हेला सेल्स भी बोलते हैं। लेक्स की जो बायोसिस है, सेल्स हैं, वो देखो इंपॉर्टेंस है पार्किंसन डिसीज़ के लिए भी, एक डिसीज बीमारी होती है जिसका नाम है पार्किंसंस, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है जब मान लो किसी महिला पे, कोई महिला गर्भ से नहीं हो सकती, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की टेक्नोलॉजी यूज करके उस महिला पे बच्चे किए जा सकते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं बांझ, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, तो ये टेक्नोलॉजी ऐसी है उससे बच्चे पैदा की जा सकते हैं। तो क्रोमोजोनल कंडीशन वगैरह या जीन मैपिंग, प्रिसीजन मेडिसिन वगैरह, इनके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये जो हेला सेल्स हैं, यानी कि जो हेनरिटा लैक्स की सेल है। हेला का मतलब है हेनरिटा लैक्स, उस औरत का नाम है जिसकी सेल्स ली थी। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लावर स्कॉर्पियन फिश। ये देखो फ्लावर का मतलब फूल होता है, लेकिन ये कोई फूल नहीं है, ये फिश है, मछली है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो ये हैप्लोसेबास्टेस आर्मेटस इसका नाम है ये मछली का, या इसको फ्लावर स्कॉर्पियन फिश भी बोल लो, या फिर हॉप्लोसेबास्टस आर्माटस भी बोल लो। ये नाम की जो फिश है, ये देखो इसलिए न्यूज में है, ये अभी इंडियन ओशन में मिली है। इसको सिकॉर्पाइनोफॉर्मी भी बोलते हैं। ये 3 नाम है भाई साहब इसके, छोटी सी फिश है, ये देखो ये वाली फिश है, इमेज में आपको बड़ी दिखाई दे रही है लेकिन छोटी सी है, ये 3 नाम है लेकिन इसके, ये सिकॉर्पाइनोफॉर्मी, और आपका ये है हॉप्लोसेबस्टस आर्मेटस, और फ्लावर स्कॉर्पियन फिश। ये देखो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक ये देखो पैसिफिक ओशन में ही मिलती थी। पैसिफिक ओशन आप सबको पता है, ये वर्ल्ड मैप देख रहे हो आप, ये हमारा इंडियन ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन, ये है पैसिफिक ओशन, ये है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन है ये वाला, और ये वाला है आपका, ये है पैसिफिक ओशन, नॉर्थ और साउथ पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पहले पैसिफिक ओशन में ही मिला करती थी ये यहाँ, लेकिन अभी इंडियन ओशन में मिली है यहाँ पे, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। बस इतना ही है इसके बारे में। और इसका साइज़ दिया हुआ है, साइज़ कितना है इसका, ये देखो यहाँ पे इसकी लेंथ बताई हुई है, ये 75 से लेकर 127 mm की इसकी लेंथ है, लंबाई, और बॉडी की जो विड्थ है 14 से लेकर 22 मिलीमीटर तक इसकी है।
और इसका एक बात खास है इसमें, जो इसका हेड है ना सिर, इसकी बॉडी से भी बड़ा है। इसकी जितनी भी बॉडी है, बॉडी से इसका सिर बड़ा है। ये देखो इसका हेड है लगभग, ये पूरी बॉडी से इसका सिर बड़ा है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। देखो जब ये रिलीज हुई थी हमने स्पेशल लेक्चर लेके इसके बारे में पढ़ा था। ये जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है, जिस जो है इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ नाम का टॉपिक है, उससे रिलेटेड है। अभी दोबारा इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि देखो इंडिया ने इसको अपोज किया है, इसके विरुद्ध बोला है कि हम इसको नहीं मानते ग्लोबल हंगर इंडेक्स, क्योंकि इंडिया की रैंकिंग बहुत ही ख़राब दी है इसमें। तो क्या परफॉर्मेंस रही है इंडिया की इसमें, ये पढ़ते हैं। इंडिया देखो 101 101 नंबर की रैंक आई है 116 कंट्रीज में। 116 कंट्रीज की इसमें सर्वे की गई और उसमें 101 रैंक है इंडिया की। और इसमें जो इंडिया का हंगर जो लेवल है मतलब कि सीरियस है। हंगर का मतलब होता है भूखमरी, यानी कि जब भूख से लोग मर जाते हैं, खाने के लिए खाना नहीं होता, उसकी वजह से मर जाते हैं। ये रिपोर्ट में बोला गया। साउथ एशियन जो कंट्रीज है उसमें 4th नंबर पे आया इंडिया। साउथ एशियन कंट्रीज कौन सी हैं, देखो ये हमारा वर्ल्ड मैप है। साउथ एशियन ये हमारा एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में ये वाला है साउथ एशियन कंट्री, ये वाला बीच वाला पार्ट है, ये वाला दिखाई दे रहा है आपको। इसमें आते हैं इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव्स। ये कंट्री आती हैं इसमें, साउथ एशियन कंट्रीज बोलते हैं इनको। तो ये साउथ एशियन कंट्री में 4th नंबर पे है। इसमें देखो सिर्फ 15 कंट्री हैं जो इंडिया से पीछे हैं, क्योंकि 101वीं रैंक आई है और 116 कंट्रीज़ की रैंकिंग दी है, तो 15 कंट्री सिर्फ इंडिया से पीछे हैं। और तो और जो बांग्लादेश है वो भी इंडिया से आगे है, 76 रैंक है बांग्लादेश की, और नेपाल की 76 है, दोनों की सेम है। पाकिस्तान की 92 है। इनकी इंडिया से अच्छी कंडीशन है, मतलब यहाँ भूख से कम लोग मरते हैं। 2020 में इंडिया की रैंकिंग थी 107 कंट्रीज में 94, अब 116 कंट्रीज में आई है 101 नंबर। तो ये आपको याद रखना। देखो भाई साहब, हर साल मेंस में आपका एक टॉपिक जरूर आता है हेल्थ रिलेटेड। वो हंगर से पूछ लेगा, हर 2 साल में हंगर वगैरह से भी पूछ लेता है, भुखमरी से। इसके क्या कारण है, कैसे मिटाया जाए, क्या सॉल्यूशन है। ये देखो अगर आप ये रैंकिंग की ये इन्फॉर्मेशन भी डालोगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे उसमें, और क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं उसके, ये सब आपको याद करना है। तो इंडिया का जो स्कोर रहा है इंडेक्स रिसेंटली 10 पॉइंट नीचे डिक्लाइन हो गया है लगभग। ग्लोबली इंडिया की जो रैंक है वोस्ट रही है किस में, चाइल्ड वेस्टिंग में और वेट फॉर हाइट बोल सकते हैं। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब है जब किसी बच्चे का हाइट तो बढ़ जाती है किसी बच्चे की, लेकिन वेट नहीं बढ़ता, मतलब एकदम लकड़ी जैसा रह जाता है, सूखा बिल्कुल मिस्टर हड्डी टाइप। तो हाइट बढ़ गई लेकिन वेट नहीं बढ़ा, पतला सा रह गया बेचारा। तो ये सोमालिया आया है पूरे लास्ट में 116 नंबर पे रैंक आई है। लेकिन चाइल्ड वेस्टिंग कैटेगरी में इंडिया की रैंकिंग ये जिबोती और सोमालिया से भी खराब है। ये देखो 4 पैरामीटर होते हैं जिनके बेस पे निकालते हैं इस रैंकिंग को। कौन कौन से हैं, पहला है अंडर नूरिशमेंट। अंडर नूरिशमेंट का मतलब है एक तरह से कुपोषण ही है ये भी। जब आदमी भरपेट खाना तो खा लेता है लेकिन क्या है उसे न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते, पोषक तत्व जितने उसकी बॉडी को चाहिए होते हैं। जैसे विटामिन ए भी चाहिए, बी भी चाहिए, सी डी ई के चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, मिनरल्स चाहिए, आयरन चाहिए, ये सब चाहिए होते हैं, जिंक चाहिए, बहुत सारे मिनरल्स हैं जो बॉडी में चाहिए। तो प्रॉपर डाइट जब होगी तो न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी, अगर नहीं होगी तो न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। अगर विटामिन ए की कमी होगी आपकी आंखें कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी, प्रोटीन की कमी होगी आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सब अगर न्यूट्रिएंट्स अच्छे से नहीं मिलते हैं तो बॉडी में कमी होने लगती है, तो उसको बोलते हैं अंडर नूरिशमेंट। नेक्स्ट कैटेगरी है चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी देखो इसको 1/3 वेटेज देते हैं और अंडर नूरिशमेंट को 1/3 वेटेज देते हैं। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ, बच्चे की डेथ हो जाती है 5 साल के अंदर अंदर, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी। फिर तीसरी कैटेगरी है चाइल्ड वेस्टिंग और चौथी है चाइल्ड स्टैंडिंग। इन दोनों को मिला के 1/3 वेटेज दिया है, मतलब 1/3 रैंकिंग में वेटेज इसको दिया है चाइल्ड मोर्टेलिटी को, 1/3 अंडर नूरिशमेंट को, और 1/3 दिया है वेस्टिंग और स्टंटिंग को, यानी कि चाइल्ड वेस्टिंग को 1/6, चाइल्ड स्टंटिंग को 1/6, और दोनों को मिलाकर 1/3। चाइल्ड वेस्टिंग हमने जान लिया क्या होता है, हाइट बढ़ जाती है लेकिन वेट नहीं बढ़ता। और चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब ये है एज बढ़ जाती है, बच्चा 18 साल का तो हो गया लेकिन उस हिसाब से हाइट नहीं बढ़ी, बौना रह गया भाई साहब, छोटा ठिगना बोलते हैं ना, बौना ठिगना ऐसा रह गया। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है और कौन रिलीज करता है इसको, देखो ये पब्लिश एनुअली की जाती है, हर साल की जाती है, और एक ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक वेल्टर हंगर हिल्पे नाम की ऑर्गेनाइजेशन है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड की एक ग्रेटेस्ट एड एंड ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी है। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब है मानवता के बेस पे जो सहायता वगैरह करते हैं, मानवता के बेस पे सहायता करते हैं, असिस्टेंस करते हैं, तो वो है ह्यूमैनिटेरियन। ये एक एजेंसी है, ये दोनों मिलके इसको रिलीज करती हैं हर साल। जो पहली ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज की गई थी, पब्लिश की गई थी, जारी की गई थी 2006 में।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स का ये टारगेट रहता है कि हर एक कंट्री देखो इसको, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आई है इसको ऑब्जर्व करें और अपनी कंट्री में फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, यानी कि भुखमरी से कोई लोग ना मारे, ये इंश्योर करें। ग्लोबल, रीजनल और नेशनल लेवल पे ये हंगर को एक तरह से मेजर करती है ये इंडेक्स। कंट्री की रैंकिंग कैसे दी जाती है, देखो नंबर दिए जाते हैं, स्कोर 0 से लेकर 100 तक, 0 से लेकर 100 तक। 100 का मतलब है बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन, जितनी ज़्यादा उसको नंबर मिलेंगे, स्कोर मिलेंगे, मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा डेथ हुई है हंगर की वजह से, और जिसको कम मिलेगा उसमें कम हुई है। अंडर नूरिशमेंट पहला क्राइटेरिया, 4 क्राइटेरिया जो हमने ऊपर पढ़े थे। अंडर नूरिशमेंट हमने समझ लिया। नेक्स्ट है चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टैंडिंग हमने समझ लिया। चाइल्ड मोर्टेलिटी समझ लिया, अंडर 5 साल की कम उम्र से बच्चे मर जाते हैं तो चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये 3 स्टेप प्रोसेस है जिसमें क्या है, 100 से 0 तक स्केल दिया जाता है। 100 का मतलब वर्स्ट और 0 का मतलब है वेस्ट, 0 का मतलब है बेस्ट, मतलब 0 स्कोर मिला है, बेस्ट है वो। इसमें देखो सिचुएशन वॉर्स क्यों है, अभी इतनी खराब कंडीशन क्यों हो गई है कि भुखमरी से ज़्यादा लोग मरने लगे हैं। पहला तो है कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा है क्लाइमेट चेंज, तीसरा है नोवल कोरोना वायरस। देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप सबको पता है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन ज़्यादा हो रहा है। ग्रीन हाउस गैस क्या है, जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर भी है। क्यों बोलते हैं इन्हें ग्रीन हाउस गैस, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके पास कैपेसिटी होती है टू एब्जॉर्ब टेम्परेचर, तापमान को सोखने की इनके पास। जैसे मान लो पानी है, पानी को भी देखो हमने गैस माना है, मतलब ग्रीन हाउस गैस। क्यों, जो एयर में मॉइस्चर रहता है वही तो है वाटर वेपर, यानी कि जब आप पानी गर्म करते हो मान लो गैस पे, तो गर्म किया उस पर स्टीम निकलती है ना, स्टीम भाप निकलती है, वो क्या है, वाटर वेपर ही है। वो गैसियस फॉर्म में है भाई साहब, वाटर गैस की फॉर्म में है, तो वही तो है वाटर वेपर, ऊपर जा रहा है। जब भी पानी गर्म हो गया ऊपर जाएगा, तो ये जो स्टीम होती है वाटर वेपर फॉर्म में होता है वो भी है। क्यों, देखो जब पानी को गर्म किया तो उस पानी ने, ये क्या है, भाप में बदल गया। क्यों, क्योंकि उसने टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब का मतलब है सोख लिया, अपने अंदर सोख लिया, ABSORB, एब्जॉर्ब कर लिया, सोख लिया। इसलिए ये कैपेसिटी वाटर वेपर के पास भी है, इसलिए उसको भी ग्रीन हाउस गैस में मानते हैं हम। तो ये बहुत सारी ग्रीन हाउस गैस है, जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी है, HFC सबसे ज़्यादा लगभग पोटेंशियल है इसका। तो ये ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है, इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से क्या है, एक्सट्रीम सिचुएशन बढ़ रही है। कहीं पे ड्रॉट पड़ रही है, ड्रॉट का मतलब कहीं पे सूखा पड़ रही है, कहीं पे बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, कहीं पे ड्रॉट नहीं तो फ्लड आ रही है, कहीं पे बाढ़ आ रही है, इतनी ज़्यादा बारिश आ रही है खेती करना मुश्किल हो रहा है, खेतों में पानी भरा पड़ा है। ड्रॉट कहीं पे इतनी सूखा पड़ रही है, पानी है ही नहीं खेतों को सिंचाई करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए। तो ये कंडीशन बढ़ रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। इनकी वजह से खाने की उपलब्धता नहीं हो पा रही है, फूड इनसिक्योरिटी हो रही है, फूड सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। दूसरा नोवल कोरोना वायरस, कोरोना वायरस की वजह से भाई साहब सब कुछ बिजनेस ठप पड़ा, आपको पता है, ये भी एक कारण है भुखमरी का। अब इंडिया ने क्यों इसको डिसमिस किया है, इसको ग्लोबल हंगर इंडेक्स को इंडिया ने मानने से इनकार कर दिया। क्यों, इंडिया ने बोला है कि भाई साहब देखो पिछली साल हमारी आपने रैंकिंग 94 दी थी और इस बार और घटा दी 101। हमारा जो डेटा है आपने ये सही से कलेक्ट नहीं किया, जो आपकी मेथडोलॉजी है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जो पब्लिश करते हैं उनसे बोला आपकी जो मेथडोलॉजी है वो बेकार है, मतलब जो मेथड आप यूज करते हो हंगर को मेजर करने के लिए वो गलत है, इस पे सवाल उठाएं। इंडिया ने बोला है कि देखो आपकी जो ग्लोबल हंगर रिपोर्ट तैयार करते हो आप फाओ के एस्टिमेट पे करते हो। फाओ का मतलब है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है ये, और यूनाइटेड नेशन आप सब लोग जानते हो, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। तो फाओ एक एजेंसी है ये रिपोर्ट तैयार करती है, एक एस्टिमेट लगाती है, मूल्यांकन करती है, उसका ही आपने डेटा लेके अपनी रिपोर्ट बनाते हो आप। और फाओ कैसे डेटा कलेक्ट करता है, फाओ करता है भाई साहब गालप पोल के जरिए। ये गालप पोल क्या है, देखो गालप पोल होता है टेलीफोनिक एस्टिमेट लगाते हैं पॉपुलेशन का। इंडिया में कई जगह पे टेलीफोन किया, पूछा हाँ भाई साहब कैसी कंडीशन है यहाँ पे, भुखमरी कैसी है, उसके वजह से आपने डेटा तैयार कर लिया फाओ ने, और फाओ का डेटा लिया लिया आपने ग्लोबल हंगर इंडेक्स लेकर के लिए। तो आप बताओ जब तक ग्राउंड लेवल पे आप नहीं जाओगे पूछने के लिए कि हाँ भुखमरी कितनी है, कितने लोग भूख से मरे, तो आप सर्वे कर पाओगे। फ़ोन पे डेटा ले रहे हो आप, फ़ोन कर करके गालप पोल कर रहे हो, तो ये तो भाई साहब अच्छी बात है नहीं। दूसरा इंडिया ने बोला है कि भाई साहब इंडिया ने सबसे अच्छी यहाँ पे पॉलिसी स्कीम चलाई है फूड सिक्योरिटी के लिए कोरोना के दौरान। आप सबको बताया ड्यूरिंग कोरोना बहुत सारी स्कीम चलाई है, लोगों को मुफ्त में राशन बांटा है इंडिया ने, तो वो भी आपने कंसीडर नहीं किए, तो इतने सारे आरोप लगाए इंडिया ने। तो यही था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ टीबी। टीबी मतलब वो घर में देखने वाला टीबी नहीं है, ये डिसीज़ है, बीमारी, ट्यूबरक्लोसिस वाली टीबी। अभी न्यूज़ में है रिसेंटली, इसके केस कोरोना वायरस में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए हैं भाई साहब, देखो सबका ध्यान तो किसका, डॉक्टर हॉस्पिटल कोई भी हो, सबका ध्यान किस पे है, कोरोना पे। ये कोरोना घटे कैसे ना कैसे, टीबी वगैरह और सारी डिसीज़ पे ध्यान घट गया है, उनकी डायग्नोस्टिक नहीं हो पा रही है। मान लो किसी को टीबी है तो उनका
टेस्ट नहीं हो रहा है, डायग्नोस्टिक नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या है, इसके केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए टीबी न्यूज में आया है। तो टीबी बीमारी है क्या, देखो इन्फेक्शियस डिसीज है, इन्फेक्शन की वजह से होती है। इसकी वजह से एक बैक्टीरिया है बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। जैसे कोविड-19 है, कोविड-19 जो डिसीज़ होती है वो किसकी वजह से होती है, कोरोना वायरस की वजह से, कोरोना वायरस है वो, तो वायरस की वजह से होती है वो। और ये किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से। तो बैक्टीरिया आपको याद रखना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया का नाम है, ये याद रखना, वायरस से होती है या बैक्टीरिया से, तो बैक्टीरिया से होती है टीबी, इतना याद होना चाहिए आपको। ये देखो हमारे लंग्स जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है और भी बॉडी पार्ट को ये अफेक्ट कर सकता है जब टीबी हो जाता है बॉडी में। फैलता कैसे है ये, जब किसी एक आदमी को मान लो टीबी हो गया, अब टीबी का बैक्टीरिया उसके अंदर आ गया, जब वो कफिंग करता है, खांसता है, तो एयर में ना उसके मुंह से जो मॉइस्चर निकला है, जो थूक वगैरह निकला है, एयर में वो लटकता रह जाता है। इसका बैक्टीरिया बहुत ही हल्का होता है, एयर में लटका रहता है। अगर मान लो आपके सामने कोई आदमी खड़ा है तो उसके सांस लेगा, उसके सांस के अंदर गया तो उसको भी टीबी हो जाएगा। अगर मान लो तुरंत यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे खांसा, इसको टीबी है, यहाँ पे खांसा, एयर में इसके मॉलिक्यूल आ गए, टीबी के बैक्टीरिया आ गए। अब ये बैक्टीरिया आ गए, मान लो तुरंत यहाँ से ये थोड़े देर तक यहाँ रहा और तुरंत ये खांस के चला गया, तुरंत दूसरा आदमी आ गया, भाई साहब ये आ गया और इसके संपर्क में आ गया, इसने सांस लिया, तब भी टीबी हो सकता है। लेकिन ऐसा चांस बहुत कम होता है, तुरंत वो बैक्टीरिया एयर से थोड़े देर के लिए रहता है, गायब हो जाता है, लेकिन चांसेज होते हैं ऐसे भी। तभी भाई साहब सावधान होना चाहिए, आप स्पेस में मतलब बाहर निकलो घर से तो मास्क लगा के निकलो। अब इंडिया ने कौन कौन से इफर्ट किए हैं, प्रयास किए हैं टीबी को खत्म करने के लिए। पहला तो देखो एक निक्षय पोषण स्कीम है, निक्षय पोषण स्कीम। निक्षय पोषण स्कीम में देखो टीबी का मरीज का मुफ्त इलाज किया जाता है और हर महीने 500 रुपये दिए जाते हैं, ताकि वो देखो अच्छे से अपनी डाइट को कंप्लीट कर सके, न्यूट्रिशनल डाइट ले सके, खाना पीना अच्छे से खा सके। वो बात अलग है, 500 रुपये महीने तक नहीं चलेंगे, पर 500 रुपये दे रही गवर्नमेंट, ये क्या कम है। इंडियन एफर्ट क्या क्या है, गवर्नमेंट ने जो प्रयास किए हैं, एक तो देखो नेशनल स्ट्रेटजिक प्लान बनाया है टीबी को एंड करने के लिए, टीबी को ख़त्म करने के लिए। पिछले कुछ सालों में 50 मिलियन पीपल हैं जो ट्रीट किए गए हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, लगभग 5 करोड़ पीपल हो जाएंगे, इतने लोगों को टीबी से ठीक किया है इंडिया ने। इंडिया ने देखो एक ये प्लान भी बनाया, टीबी प्रिवेंशन ट्रीटमेंट, या टीपीटी बोल लो, या टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। प्रिवेंटिव ट्रीट का मतलब है कि टीबी होने से रोको, हो ही ना टीबी, प्रिवेंट करो। कैसे करो, देखो जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसे वैक्सीन लगाई जाती है, बहुत सारी ठोक दी जाती हैं बच्चे को वैक्सीन, बहुत सारे इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अब उसमें बहुत सारी पोलियो वगैरह की ऐसी वैक्सीन भी दी जाती हैं उसे, 2 बूंद जिंदगी की, और भी बहुत सारी वैक्सीन दी जाती हैं उसे। और उसमें वैक्सीन टीबी की भी दी जाती है आजकल। आपने देखा होगा जो अब की जनरेशन होगी तो उसको टीबी होने के बहुत कम चांस होंगे, क्योंकि बचपन में ही वैक्सीन लगा दी गई है उसको। वैक्सीन का नाम क्या है, बीसीजी, आगे पूरा नाम देखेंगे, बैसिलस कालमेटोग्यूरेंटे, ये इसका नाम है, आगे पूरा देखेंगे। तो इसमें टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट चला रही है गवर्नमेंट। और देखो यूनाइटेड नेशन हाई लेवल मीटिंग का टारगेट है 40 मिलियन का, 40 मिलियन पर्सन क्या है, ये टीबी से ट्रीट किए जाने चाहिए, तो उस टारगेट को भी अचीव करने का इंडिया का प्लान है। और 30 मिलियन टीपीटी यानी कि टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट का जरिए ग्लोबली 18 मंथ बचे हैं उसके ठीक करने के, ये अचीव करना भी इंडिया का टारगेट है। सब नेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, स्टेट लेवल पे इंडिया ने ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चलाया हुआ है कि जो भी मान लो डिस्ट्रिक्ट अच्छा परफॉर्म कर रही है टीबी को रोकने में, उसको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, ताकि एक दूसरी डिस्ट्रिक्ट क्या है, कॉम्पीट करें। ये टीबी की वैक्सीन का नाम तो यहाँ पे है नहीं भाई साहब, ये मैंने बता दिया, वैसे ये पढ़ लो, बीसीजी वैक्सीन है टीबी की, बैसिलस कालमेटोग्यूरिन इसका नाम है पूरा। तो ये बीसीजी वैक्सीन दी जाती है टीबी की, वैक्सीन भी है टीबी की और दवाई भी है। नेक्स्ट है इबोला आउटब्रेक, ये इबोला भी एक डिसीज है भाई साहब, अभी दोबारा से इसका आउटब्रेक देखने को मिला। अफ्रीका की एक कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये देखो जीएस पेपर 2 के लिए, और जो टीबी डिसीज है ना वो भी जीएस पेपर 2 के लिए है, इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ। ये देखो 4 महीने के बाद यहाँ पे दोबारा आउटब्रेक देखने को मिला। आउटब्रेक का मतलब दोबारा से यहाँ एक अचानक से बहुत सारे केस आ गए हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। ये कहाँ पे, अफ्रीका में एक भाई साहब नेशन है, राष्ट्र है, ये देखो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, पिंक कलर का जो दिखाई दे रहा है आपको, अफ्रीका में एक देश है। यहाँ पे देखो 2014 से 2016 में 11,300 लोग मर गए थे गिनी, सीरा लियोने और लाइबेरिया में। ये अफ्रीका के नेशन है, यहाँ पे देखो ये आपको गिनी दिखाई दे रहा है, इधर ही सीरा लियोने और इधर लाइबेरिया, ये 3 कंट्री हैं। यहाँ पे 11,300 पीपल मर गए थे 2014 से लेकर 2016 के बीच में। मई 2021 में ये डीआरसी है जो कॉन्गो कंट्री है, वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया था इबोला फ्री, एंड हो गया था इबोला का, लेकिन फिर दोबारा से अभी देखने को मिले हैं यहाँ पे केस। तो ये इबोला है क्या, देखो स्पेशल लेक्चर बनाया हुआ है इसका, आप साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो।
क्योंकि ये जीएस पेपर 2 में भी और जीएस पेपर 3 में भी आ सकता है। तो ये इबोला का टॉपिक वहाँ पे डिटेल में देखना तो वहाँ पे देखना, हम ब्रीफली शॉर्टकट में डिस्कस करेंगे। ये देखो, इसको इबोला हीमोरेजिक फीवर भी बोलते हैं। जब होता है तो इसमें सीवियर फीवर होता है, बुखार होता है भाई साहब, फीवर। और ये देखो, पीपल को भी अफेक्ट कर सकता है और मंकी, बंदर में भी हो सकता है, गुरिल्ला मंकी की प्रजाति का होता है गुरिल्ला, चिंपांजीज में भी हो सकता है, ऐसा ही होता है, बंदर की तरह दिखता है, आपने देखा होगा गुरिल्ला, चिंपांजी, मंकी। ये जो ओरिजिन कहाँ से हुआ है इसका, ये सबसे पहले देखो कॉन्गो से हुआ था। कॉन्गो जो कंट्री हमने अफ्रीका में देखी थी, वहाँ पे एक रिवर है, रिवर का नाम है इबोला। ये कॉन्गो रिवर भी है और इबोला रिवर है, उसके नाम से इसका इबोला बीमारी रख दिया, इबोला वायरस रख दिया इसका। 1976 में पहली टाइम ये रिकॉग्नाइज की गई डिसीज। और कुछ इस तरह का वायरस दिखता है, इसको जब देखेंगे ना माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से, इस तरह की शेप दिखती है इस इबोला वायरस की। और इससे देखो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं जब पीपल हो जाता है पर्सन टू पर्सन, जैसे कोरोना फैलता है ना, ऐसे ये भी फैलता है। और इसकी वजह से निडल वगैरह से भी फैल सकता है। मान लो एक सुई एक आदमी को लगाई, उसको अब इबोला हो रहा था, डॉक्टर चेंज करना भूल गया, वो दूसरे आदमी को लगा दी, तो उससे भी हो सकता है। इससे देखो एड्स भी हो सकता है, ऐसे ऐसे इबोला भी हो सकता है। एनिमल से फैलता है, एनिमल मान लो मीट वगैरह खाने से भी हो सकता है। जो एनिमल की मीट वगैरह खाते हैं, मुर्गे की मीट वगैरह, मान लो मुर्गे वगैरह को हो गया, बंदर वगैरह की मांस खा लिया किसी ने। ट्रीटमेंट क्या है, देखो इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है, ना ही इसकी अभी वैक्सीन बनी है। फिर कैसे ट्रीट करते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है इसका। सिम्टम जैसे फीवर हुआ, बुखार की दवाई दे दी, हेडेक हुआ, सिर दर्द हो रहा है किसी को, सिर दर्द की दवाई दे दी, जॉइंट मसल पेन हो रहा है, मसल पेन की दवाई दे दी, इस तरह से ठीक किया जाता है इसको। इसमें बहुत सारी और भी इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग होने लगती है बॉडी में, रैसेस हो जाते हैं, लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं बॉडी पे, वॉमिटिंग भी हो सकता है, मतलब उल्टियाँ हो सकती हैं, दस्त लग सकते हैं, डायरिया हो सकता है इसमें। ये सारा वही लिखा है जो रामायण हमने ऊपर पढ़ी है, ये आप पॉज करके पढ़ सकते हो, कैसे कैसे ट्रांसमिशन होता है, सब वही लिखा है, ये आप पॉज कर लेना। एक चीज़ ये है, जब ये हो जाता है देखो, इसमें फर्टिलिटी जो रेट है, फर्टिलिटी का मतलब डेथ रेट, जब किसी को हो जाती है उसकी मृत्यु देखो, लगभग यूजुअली 50% लोग इसमें मर जाते हैं। और इसका फर्टिलिटी रेट वैसे 25% से 90% है, यानी कि लगभग जिन पर्सन को होता है, मान लो 100 लोगों को हुआ है, उसमें से 25 लोग मर जाएंगे या 90 लोग भी मर जाएंगे। तो इतना इसका फर्टिलिटी रेट है। और बाकी सब हमने देख लिया है, ये पॉज करके पढ़ लेना अगर आपको पढ़ना है तो। नेक्स्ट है एक्सरसाइज मित्र शक्ति। देखो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, हमारे जीएस पेपर 3 के लिए और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका 8वां एडिशन हो रहा है, 8वां। मिलिट्री की होती है, कौन कौन सी मिलिट्री इसमें लेती हैं, इंडियन आर्मी और श्रीलंका की आर्मी पार्टिसिपेट करती हैं। ये 7वां एडिशन हुआ था, महाराष्ट्र पुणे में हुआ था इसका, मित्र शक्ति का 2019 में, और अब हो रहा है 2021 में। काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए काम करते हैं, यानी कि जो सेमी अर्बन टेरेन है। सेमी अर्बन क्या होता है, देखो अर्बन एरिया ये शहर है, जैसे मान लो दिल्ली एक शहर है, दिल्ली के पास फिर दूर जाओगे तो गांव है, विलेज। और सेमी अर्बन इन दोनों के बीच में, मतलब ना तो शहर है ना गांव है, छोटा शहर कस्बा होता है, वो है सेमी अर्बन एरिया, शहर। अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र, और रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र, RURAL, रूरल ग्रामीण क्षेत्र, विलेज एरिया गांव का इलाका। तो ये सेमी अर्बन एरियाज में जो काउंटर इंसर्जेंसी मतलब घुसपैठिए घुस जाते हैं, आतंकवादी आ जाते हैं, आतंकवादी ऑपरेशन को कैसे रोका जाए, इसमें टारगेट रहता है। दोनों बायलेटरल एक्सरसाइज है दोनों कंट्रीज़ की, और लार्जेस्ट एक्सरसाइज है श्रीलंका और इंडिया के बीच में। इस एक्सरसाइज में दोनों कंट्री एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। और जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग की, जो यूनाइटेड नेशन की जो फोर्स है ना, खुद की कोई फोर्स नहीं है, लेकिन कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं, कंट्री अपनी फोर्स भेजती हैं, तो उसकी जो पीस कीपिंग फोर्स ऑपरेशन होते हैं, उसको भी एक तरह से, उसकी भी जो टेक्टिकल एक्सरसाइज वगैरह होती है, उनको भी कंडक्ट करते हैं इस एक्सरसाइज में। श्रीलंका के साथ देखो एक स्लाइनेक्स नाम की एक्सरसाइज भी है, जो नवल एक्सरसाइज है। इंडिया की नेवी और श्रीलंका की नेवी पार्टिसिपेट करती है स्लाइनेक्स में। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल। ये भी हमारे जीएस पेपर 3 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एजेंसीज एंड देयर मैंडेट, ये टॉपिक है जिसके लिए इंपॉर्टेंट है ये। रिसेंटली देखो जो गोरखा राइफल है, आर्मी की, देखो जो हमारी इंडियन आर्मी है, उसमें इंडियन आर्मी में बहुत सारी यूनिट है, छोटी छोटी यूनिट होती हैं, जैसे गोरखा राइफल हो गया, या जाट रेजिमेंट हो गया, या सिख रेजिमेंट हो गया, ऐसे छोटी छोटी यूनिट होती हैं, मतलब उसमें सैनिक होते हैं कुछ। इसमें भी गोरखा राइफल में भी सैनिक हैं, गोरखा होते हैं। जो गोरखा एक जाति है, कास्ट है, उसके नाम पे रखा हुआ है इसका नाम, अंग्रेजों के ज़माने से चलती आ रही है भाई साहब, ये अब तक चलती आ रही है प्रैक्टिस इंडियन आर्मी में। तो ये गोरखा राइफल्स है, फ्रंटियर फोर्स भी बोलते हैं इसको इंडियन आर्मी की। इसको गोल्ड मेडल मिला है अभी यूके में। यूके में कहाँ, वेल्स। वेल्स कहाँ है भाई साहब, देखो ये यूके का यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट है वेल्स, ये यूनाइटेड किंगडम है और यहाँ पे है वेल्स। वेल्स यूनाइटेड किंगडम के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज होती है, कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज। तो इसको अभी गोल्ड मेडल मिला है गोरखा राइफल्स को, इसलिए न्यूज में आया। ये एनुअल इंटरनेशनल मिलिट्री पेट्रोलिंग एक्सरसाइज है, जिसको ओलंपिक्स ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग भी बोलते हैं इस एक्सरसाइज को। यहाँ पे देखो वर्ल्ड की जो मिलिट्री हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। ये फर्स्ट
टाइम देखो 40 ईयर्स एगो हुई थी, 40 साल पहले हुई थी। वेल्स की जो टेरिटोरियल आर्मी है उसके कुछ सोल्जर थे, उन्होंने कंडक्ट की थी ये एक्सरसाइज जो होती है। इसमें देखो बहुत सारे 50 माइल्स कोर्स किए जाते हैं जो 48 आवर्स से कम होते हैं, 48 घंटे से कम के कोर्स होते हैं। मतलब इसमें एक्सरसाइज की जाती है। मिलिट्री एक दूसरी मिलिट्री बताती है, सेल्फ डिसिप्लिन कैसे रखा जाए मिलिट्री में, लीडरशिप कैसे कंडक्ट की जाए, करेज कैसे बढ़ाई जाए, फिजिकल इंड्योरेंस डिटर्मिनेशन को कैसे बढ़ाया जाए, ये टेस्ट किया जाता है सब इसमें, ये टारगेट होता है। इंडिया और यूके के साथ देखो जॉइंट एक्सरसाइज कौन कौन सी है इंडिया की। एक तो इंडियन नेवी और यूके की नेवी के बीच में होती है कोनकन एक्सरसाइज, एक एयरफोर्स के बीच में होती है इंद्रधनुष, और मिलिट्री यानी कि आर्मी के बीच में होती है अजय वॉरियर। ये इंडिया और यूके यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक्सरसाइज होती है। और इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त।